गुड मॉर्निंग एवरीवन। जनरल स्टडी ऑफिशियल के डेली जीके वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्न। जो पहला प्रश्न है वह है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो इसका आंसर है सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त की जो रचना है वह है मुद्रा राक्षस। ठीक है ना। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ और कुलहीन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने 323 बीसी या कहीं कहीं 324 बीसी लिखा मिलता है। इस समय इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला है कि यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोट्स कहा गया है। तो जस्टिन द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकस्ट कहा गया है। इसके अलावा विलियम जोन्स ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकट्स की पहचान की है, जबकि एरियन और प्लूटार्क दो विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में पहचाना है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य का जो अन्य नाम है वह है विष्णुगुप्त और चाणक्य। चाणक्य नाम से हम सब सबसे ज्यादा परिचित है। जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये जनरली पॉलिटिकल साइंस यानी राज्य व्यवस्था के बारे में है। और इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो है मंडल सिद्धांत, जो कि विदेश नीति की बात करता है। और वर्तमान में भी हमारे विदेश नीति की बहुत सारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इसी पे आधारित है। अगला है कि मुगल शासक वस्तुतः थे, यानी मुगल शासक वास्तव में कौन थे। तो मुगल शासक वास्तव में चगताई तुर्क थे। ये चगताई तुर्क इस शाखा का नाम जो चंगेज खान का द्वितीय पुत्र था ना, उसके नाम पे पड़ा था। और ये जो मुगल आए थे वो आज के मध्य एशिया क्षेत्र से आए थे जनरली। और इन्हें पर्टिकुलर देखा जाए तो ये उज्बेकिस्तान का जो एरिया है और जो कजाकिस्तान का एरिया है उस क्षेत्र से ये आए थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। यह युद्ध पद्धति पानीपत के युद्ध में अपनाया गया था। ऑटोमन युद्ध पद्धति का मतलब होता है विशाल तोपखाना का प्रयोग, यानी तोप का प्रयोग पहली बार भारत में पानीपत के युद्ध में किया गया था। और ये जो तोपखाना था इसका नेतृत्व करता उस्ताद कुली खान था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी का मध्य हुआ था। इब्राहिम लोधी इस समय भारत का राजा हुआ करता था। पानीपत का युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसके अलावा बाबर ने 3 और महत्वपूर्ण युद्ध भारत में लड़े और उसमें सफलता भी अर्जित की। 1527 में खानवा का युद्ध जो बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा। 1528 में चंदेरी का युद्ध जो मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ। और 1528 में घग्गर का युद्ध या घाघरा का युद्ध बोलते हैं, ये बाबर और अफगानों के मध्य हुआ था और सब में बाबर ने जीत हासिल की थी। बाबर का जो पुत्र था उसका नाम था हुमायूं। बाबर की 1530 ईस्वी में मौत हो गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है। व्हाट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस अकॉर्डिंग टू गांधी। इसका आंसर है ए, गरीबी का अस्थायित्व यानी स्टेगनेंट इन पॉवर्टी। गांधी जी का मानना था कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो वो इसीलिए ग्रामीण विकास पे गांधी जी ज्यादा विश्वास करते थे, क्योंकि भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र था वहां गरीबी सबसे ज्यादा थी और वहां गरीबी का अस्थायित्व सबसे ज्यादा था। अगला है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1901 में सर्वप्रथम भाग लिया था। इसके अलावा जब गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आए तो वापस आने के बाद लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने फिर से कांग्रेस के अधिवेशन में दूसरी बार भाग लिया। और इसी अधिवेशन में बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और उन्होंने गांधी से आग्रह किया और उसके बाद गांधी जी बिहार पहुंचे जहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ। अगला जो पॉइंट है कि जो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें गांधी जी पहली बार अध्यक्ष बने और उसके बाद ये आखिरी बार भी अध्यक्ष था। गांधी जी सिर्फ एक बार ही अध्यक्ष बने थे। ये बेलगाम आज के भारत के कर्नाटक क्षेत्र में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह जो था वो
चंपारण सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था बिहार के पूर्वी चंपारण या आज के मोतिहारी क्षेत्र में। गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। दरअसल चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए था। 3 कठिया प्रथा का मतलब ये था कि टोटल 3/20 भाग पे, यानी कोई लैंड है उसके इस भाग पे, यानी अगर टोटल लैंड 20 कट्ठे का है तो उसमें 3 कट्ठे जो क्षेत्र है उस पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना किसानों के लिए बाध्यकारी था, जो कि किसानों के लिए बहुत ही पीड़ादायक हुआ करता था। उससे जो खेत होते थे वो ऊसर हो जाते थे। इसी के खिलाफ गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया और इसमें इन्होंने सफलता अर्जित की। अगला है कि गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है। तो गांधीवादी विचारधारा रस्किन, थोरे और टॉल्स्टॉय, इन तीनों से प्रभावित रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। जो गांधी जी की सविनय अवज्ञा जो विचारधारा थी, सिविल डिसओबीडियंस, आपको पता होगा 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ये इन्होंने थोरे के विचारधारा से प्रभावित है, जबकि जॉन रस्किन की विचारधारा से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। इसके अलावा जो अंत्योदय की भावना थी, जो अंत्योदय की विचारधारा है गांधी जी की, यानी सबसे पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़े व्यक्ति के विकास की बात करते हैं, ये भी जॉन रस्किन की एक प्रसिद्ध पुस्तक अनटू दिस लास्ट से लिया गया है। इसके अलावा गांधी जी का जो एक प्रमुख विचारधारा था अहिंसक आंदोलन, वो टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, कुछ पॉलिटी के सवाल देखते हैं कि किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के माध्यम से ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो हमारा ईडब्ल्यूएस वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको अनुच्छेद 15(6) और 16(2) के माध्यम से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ईडब्ल्यूएस का जो प्रावधान किया गया है वो हमारे संविधान संशोधन 103 के माध्यम से इसको किया गया है। ये और इसका जो विचार है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 46 से लिया गया है। अगला है कि किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी अनटचेबिलिटी के एबोलिशन की बात किस आर्टिकल में की गई है। तो अनुच्छेद 17 के माध्यम से की गई है। और इस अस्पृश्यता का जो अंत है, इसको कानूनी मान्यता देने के लिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था, जिसको द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट कहा जाता है। पहले इसको सिविल राइट्स एक्ट भी कहा जाता था। और हमारे संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 35। दरअसल आर्टिकल 35 हमारे संविधान में ये प्रावधान करता है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसको ये शक्ति प्राप्त है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकता है। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा दिया गया है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से अधिकार है। अनुच्छेद 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है और इसके तहत 6 अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसको राइट टू प्रिवेसी या राइट टू लाइफ भी कहा जाता है। और जो आर्टिकल 21A है इसी में, वो राइट टू एजुकेशन की बात करता है, जिसको 86th अमेंडमेंट से 2002 में लाया गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध को संरक्षण प्राप्त करता है। अगला है ज्योग्राफी का प्रश्न है कि भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो भारत का सुदूर जो दक्षिण पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट हमारे ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसको आइए एक मैप से समझते हैं। ये देखिए हमारे प्यारा भारत का मैप है। ये देखिए ये भारत है और ये जो अंडमान निकोबार का क्षेत्र है, तो ये वाला जो एरिया है वो 6 डिग्री 8 मिनट है और ये भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु। इसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। जबकि जो मेनलैंड इंडिया है, इसका जो सदर्न पॉइंट है इसको कन्याकुमारी कहा जाता है। सबसे उत्तर वाले पॉइंट को इंदिरा कॉल कहा जाता है। सबसे जो पश्चिमी पार्ट हिस्सा है उसको गुहार मोती, और सबसे पूर्वी हिस्सा को किबिथु कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश का भारत के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा है। तो भारत का सबसे लंबा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी कुल लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत का अफगानिस्तान के साथ है,
106 किलोमीटर। भारत कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा शेयर करता है। इस मैप में देखिए, ये है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका से भारत स्थलीय सीमा नहीं बल्कि समुद्री सीमा शेयर करता है। अगला प्रश्न है कि रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। रेड क्लिफ इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये रेखा बनाई थी, इसलिए इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसको डूरंड लाइन कहा जाता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्नों की संख्या समाप्त होगी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जो वेदों की संख्या है वो कुल 4 है और ये किस क्रम से ये बने हैं? तो सबसे पहले ऋग्वेद बना, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। जो वेदांग है उनकी संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, जबकि उपनिषदों की संख्या 108 है। तो ये था वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इन सारे वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जनरल स्टडी ऑफिशियल से मिल जाएगा और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो को लेकर के जो भी आपके कमेंट हो उसको जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।